अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 4 नवंबर 2024 है, सोमवार का दिन है। पाकिस्तान में दिन ख़त्म होने वाला है। अब से चंद घंटे पहले शरीफ ज़रदारी आसिम माफिया ने, जो एक मुजरमाना टोला है जिसका पाकिस्तान पे कंट्रोल है, उन्होंने पाकिस्तान की सो कॉल्ड फॉर्म 47 की पार्लियामेंट में एक एटमी धमाका किया है। एटमी धमाके की जो इब्तदाई खबरें अब तक हमारे सामने आई हैं और मज़ीद बहुत सी खबरें आ रही हैं, इस सिचुएशन ने अगले चंद घंटों में एक्सपेंड होना है। इस एटमी धमाके में जो एक तजर्बाती एटमी धमाका उन्होंने किया है, उसके नतीजे में उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत, उसके साथ ही तुर्के के तौर पे, सदक़े के तौर पे, खैरात के तौर पे एयर चीफ और नेवल चीफ जो हैं, उनकी भी मुद्दत मुलाजमत को 3 बरस से बढ़ा के 5 बरस कर दिया। सिर्फ इतना ही उन्होंने नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा है कि जब उनको एक्सटेंशन भी मिलेगी आर्मी चीफ के हवाले तक, तो वो भी कम अज़ कम जो है वो 5 साल की उनको एक्सटेंशन होगी। इसका मतलब है कि जनरल आसिम मुनीर को जब एक्सटेंशन दी जाएगी फॉर्म 47 की हुकूमत से नवंबर 2025 में, तो फिर वो नवंबर 2030 तक पाकिस्तान के आर्मी चीफ रहेंगे। यानी उनको एक बादशाह के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया गया। ना सिर्फ इतना किया गया, बल्कि एक 8C, अभी मज़ीद तफसीलात मैं आपसे शेयर करूँगा, एक 8C का जो अमेंडमेंट फॉर्म है उसमें ये भी डाल दिया गया है कि आर्मी का जो जनरल्स की रिटायरमेंट एज की जो हद होती है, वो आर्मी चीफ के ऊपर अपॉइंट नहीं होगी। पहले वहाँ पे 64 लिखा था, या आपको पता है कि 64 भी मेरा ख्याल है इमरान खान से गन पॉइंट के ऊपर जनरल बाजवा ने लिखवा लिया था, लेकिन अब वो तहद्दे क़यामत हो गया है। तो वो सारी उम्र जो है रहेगा जिस तरह से पुराने ज़माने में फ़ैरो बादशाह जो है वो सारे होते थे, मुग़ल बादशाह, वो वाली सूरत हाल जो है वो हो चुकी है। अब इसकी बहुत सी तफ़सीलात अभी आ रही हैं। अभी तक तो मैंने देखा नहीं था, जब मैं अभी लास्ट इस पे रिसर्च कर रहा था तो मैंने भी किसी का और वीलॉग इस पे मैंने देखा। अभी हो सकता है इस वक्त तक बहुत से वीलॉग्स जो हैं वो आ गए हों, उन्हें भी हमें अगले चंद घंटों में देखने का मौका मिलेगा। अखबारात मसलसल अपने स्टोरीज़ को अपडेट कर रहे हैं, वो भी हमें देखने का मौका मिलेगा। इसकी बहुत सी डिटेल्स, लीगल इंटरप्रिटेशन, कन्फ्यूजन, कॉम्प्लिकेशंस, वो भी हमें पता चलेंगी। अभी तक तो ये भी हमें ठीक तरह से नहीं पता कि कौन कौन है जिसने नेशनल असेंबली के अंदर और सेनेट के अंदर, पहले इसको नेशनल असेंबली से पास करवाया गया घंटे के अंदर अंदर 6 आईनी तरमीमें की गई हैं, मैं भी मज़ीद तफसीलात आपसे शेयर करता हूँ। और फिर उसको सेनेट से भी पास करवाया गया, दोनों के सेशन जो है वो एडजॉर्न हो गए। नेशनल असेंबली का अगले दिन सुबह 11 बजे तक, और सेनेट का एक गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए सेशन जो है वो उसको जो है वो उसको एडजॉर्न कर दिया गया। तो अभी मैं मज़ीद तफसीलात आपसे शेयर करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद जो है वो 17 से 34 कर दी गई है। इसी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद जो है वो 7 से बढ़ा के 12 कर दी गई है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसमें पता तीसरी दफ़ा जो है वो अमेंडमेंट कर दी गई है। ये सब चीज़ें की गई। इन सब चीज़ों की तफसीलात अब तक जितनी हमारे सामने आई हैं और जो मेरी सोच समझ है उस हवाले से मैं इसके ऊपर कमेंट करता हूँ, लेकिन कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपसे मैं शेयर कर दूँ। एक तो ये है कि पाकिस्तानियों ने दुनिया भर में मुजाहरों का एक सिलसिला शुरू किया। बार्सिलोना के बाद पेरिस, पेरिस के बाद लंदन में बहुत बड़े मुजाहरे हुए, और जैसे जैसे पाकिस्तानी ये मुजाहरे कर रहे हैं, जैसे काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट, उसके साथ साथ ही पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं उनका जो तशद्दुद है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, उनके ख़ानदानों के, यानी वो तो बेचारे बाहर हैं, लेकिन उनके घर वालों को बहुत ही शिद्दत से टारगेट कर रहे हैं। जैसे कि बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी ओरिजिन की जो बरतानवी शहरी हैं सारा मीर साहिबा, उनकी वालिदा के घर पे अटैक किया गया पाकिस्तान में, इसी रजीम के जो माफिया है इसके गुंडों ने, और उनका पूरा घर जो है वो तोड़ फोड़ के उन्होंने रख दिया, जिसकी फुटेज जो है उन्होंने शेयर की। इन तमाम वाक़यात की सिग्निफिकेंस क्या है ये भी मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगा। मैं 2-3 चीज़ें और आपसे शेयर कर दूँ कि चूँकि ये अगले 24 घंटे 36 घंटे जो हैं ये बहुत अहम है, इसलिए हो सकता है कि मैं कुछ घंटों के बाद मज़ीद वीलॉग्स भी करूं। उसकी वजह यह है कि एक तो अमेरिकन इलेक्शन जो है वो 5 नवंबर को अमेरिकन इलेक्शन है। अमेरिकन इलेक्शन के नताइज जो हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर मुरतब होंगे। चीन और अमेरिका के दरमियान जो इक्वेशन है उस पर भी असर होगा। अमेरिका और मशरिक़ वस्ता की इक्वेशन, अमेरिका और यूरोप की इक्वेशन, तमाम चीज़ें जो हैं वो उससे मुतासिर होंगी। तो मैं अमेरिकन इलेक्शन के हवाले से भी एक इन्फॉर्मेटिव जो है मैं एक वीलॉग करूँगा अगले चंद घंटों के अंदर। तो इसलिए मैं आपको पहले इस पे अलर्ट कर रहा हूँ। और पिछले 2 दिन से, हफ्ता और जो संडे का दिन था, वो मैंने गेटिसबर्ग, एक छोटा सा टाउन है, वहाँ पे मैंने गुजारा। बहुत ही खूबसूरत टाउन, लेकिन इस वजह से नहीं गुजारा कि बहुत खूबसूरत टाउन है, वाशिंगटन से 2 घंटे के फासले के ऊपर है, तकरीबन 80 मील। वजह उसकी ये थी
कि वहाँ पर सिविल वॉर जो अमेरिका की हुई 19वीं सदी में, उसकी सबसे इम्पोर्टेंट बैटल जिसमें सदर्न फोर्सेस जो थी उनको नॉर्दर्न फोर्सेस को कहते थे आर्मी ऑफ द पोटामिक, सदर्न फोर्सेस को कहते थे द आर्मी ऑफ द नॉर्थ वर्जीनिया। तो आर्मी ऑफ द नॉर्थ वर्जीनिया को एक बड़ी डिसाइसिव डिफीट हुई, जिसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स के मुत्तहद होने के चांसेस बने। उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं देखने के लिए वहाँ गया हुआ था। वो भी मैंने एक वीडियो जो है और उसके जो तासुरात और बहुत कुछ सीखने का मुझे मौका मिला, वो भी मैंने आपसे शेयर करना है। लेट्स कम बैक टू दी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सबसे पहले हम देख लें कि ये सो कॉल्ड आईनी तरमीम का जो एटमी बम है, इसकी तफसीलात क्या है। 6 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो हैं की गई हैं। एक अमेंडमेंट है पाकिस्तान आर्मी एक्ट अमेंडेड 2024, दूसरा है पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट अमेंडेड 2024, तीसरा है पाकिस्तान नेवी अमेंडेड एक्ट 2024। अच्छा, नेवी का ऑर्डिनेंस था 1961 या 63 का, उसको अमेंड किया गया है। आर्मी का जो ओरिजिनल एक्ट था वो 1952 का था, जिसको पहले भी एक दफ़ा इमरान खान के ज़माने में उसको अमेंड किया गया था, अब उसको अमेंड किया गया है। और एयरफोर्स का एक्ट जो था वो 1953 का था, जिसे यहाँ पर अमेंड किया गया। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि पाकिस्तान की आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट की मुद्दत जो है वो भी 5 बरस हो गई है, और उनकी मुमकिन एक्सटेंशन जो है वो भी 5 बरस हो गई है। और उनकी मुद्दत मुलाजमत जो जिसमें मैक्सिमम कदगन थी कि 64 बरस की उम्र में आपको रिटायर होना पड़ेगा, एक मैक्सिमम एक अपर लिमिट थी उसकी, उसे ख़त्म कर दिया गया है। अब वो तहद क़यामत जो है वो आर्मी चीफ रह सकेंगे। तुर्की और सदक़े के तौर पे जो है वो आर्मी एयरफोर्स चीफ जो हैं और नेवल चीफ जो हैं उनकी भी अपॉइंटमेंट जो है वो 5 बरस की कर दी गई। ये क्लियर नहीं है कि उनकी भी रीअपॉइंटमेंट जो है क्या वो 5-5 बरस के लिए होंगी। अभी तक इसके बारे में जो तफसीलात हमारे सामने आई हैं वो खामोश हैं। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगले चंद घंटों में बहुत ज़्यादा डिटेल्स हमारे सामने आएंगी, बहुत ज़्यादा वकला का कॉमेंट और इंटरप्रिटेशन जो है वो भी हमारे सामने आएगा, तो हम बेहतर तौर पर इस सिचुएशन को समझ सकेंगे। मैं तुर्का और सदका क्यों कह रहा हूँ वो तो चले मैं मजाक में कह रहा हूँ। बुनियादी तौर पर आपको यहाँ से ये पता चलता है कि जहाँ पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की सियासी जमातें और जमहूर जो हैं या पाकिस्तान के जो सिविलियन इदारे हैं, उनका कोई इस बैलेंस ऑफ पावर में जो पाकिस्तान का चेकर बोर्ड है उसमें कोई रोल नहीं है। वहाँ आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान के अंदर इनको आर्मी जो है, जो बेसिकली प्रिंसिपल ऑर्गन है, जो मेन पॉलिटिकल ऑर्गन है, उससे अपने अंदर थोड़ा सा बैलेंस रखना पड़ रहा है एयरफोर्स के साथ और नेवी के साथ, कि वहीं ना कोई बाबत हो जाए, वही ना कोई हमारे खिलाफ हो जाए। कल को कोई ज़्यादा मसला पड़ गया तो एयरफोर्स वाले ना कहें कि हम तो नहीं आएंगे मदद करने के लिए आपके। तो उनको भी इसी हवाले से इज्जत देने के लिए 5-5 बरस उनके कर दिए गए हैं, क्योंकि उनका पॉलिटिकल रोल जो है पाकिस्तान के पॉलिटिकल चेकर बोर्ड में वो कभी भी कोई बहुत ज़्यादा नुमाया जो है वो नहीं रहा है। इससे पहले कि मैं मज़ीद तफसीलात आपको दूं कि आर्मी एक्ट के अंदर जो तरमीम की गई है 8A की, 8B की, 8C की, वो क्या है, वो मज़ीद मैं आपसे शेयर करता हूं। उससे पहले मैं ज़रा आ जाऊं कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कहना कि ऐसा नहीं है कि जो कुछ इन्होंने किया है तो शॉकिंग है तो एटम बम है, लेकिन जाहिर है कि हम कर्टसी मौलाना फजलुर रहमान एंड कर्टसी बैरिस्टर अकील मलिक जो हैं, जो कि एडवाइज़र हैं शहबाज शरीफ साहब के, हम ये मसलसल कुछ दिनों से सुन रहे थे और मैंने अपने एक से ज़्यादा वीलॉग में इसका तस्करा भी किया था। अभी तक मुझे ये क्लियर नहीं है कि मौलाना ने इस अमेंडमेंट जो है, ये 6 की 6 जो अमेंडमेंट्स हैं, इसमें मौलाना फजलुर रहमान के लोगों ने वोट डाला और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने लोग जो हैं इन्होंने बागी या ख़रीद लिए, जो भी उन्होंने किया। अभी एक सिचुएशन मुझे कम अज़ कम क्लियर नहीं है। अगले चंद घंटों में जब मैं दोबारा वीलॉग करूँगा तो मैं इसकी एक आपको ज़्यादा बेहतर पिक्चर जो है वो आपको दे सकूँगा। लेकिन जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की साथ जो अमेंडमेंट एक्ट किया है, जो सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट 2024 है, उसमें तादाद को 17 से बढ़ा के 34 कर दिया गया। लुक एट दिस जोक। हिंदुस्तान की आबादी है 1.4 बिलियन और अमेरिका की आबादी है 330 मिलियन कम अज़ कम। अमेरिका में है 9 सुप्रीम कोर्ट के जज, हिंदुस्तान में है 34। पाकिस्तान की आबादी 240 मिलियन 250 मिलियन है। वहाँ पर इन्होंने बहाना ये बनाया है कि चूँकि पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है केसेस की, उसके अलावा चूँकि हमने 26 अमेंडमेंट के अंदर 26 अमेंडमेंट में भी इन्होंने मजीद अमेंडमेंट्स की हैं, उसमें भी रद्दोबदल इन्होंने किया आज के दिन में। लेकिन चूँकि हम 26 अमेंडमेंट के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है उसको हम पास करवा चुके हैं, अब वो हमें एक तो पेंडेंसी ख़त्म करनी है सुप्रीम कोर्ट के केसेस की, और जो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री है कराची की, लाहौर की, पेशावर की, कोयटा की, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पेंडेंसी है। और जो बार एसोसिएशंस हैं जिसमें इनकी अपनी कंट्रोल बार एसोसिएशन है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल, वो हमसे मसलसल कह रहे हैं, बड़ा मासूमाना सा उन्होंने उसका व्यू दिया है कि बहुत ही हम तो मजबूर थे, बार एसोसिएशन माशाल्लाह हम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रही थी तो इसलिए हमें करना पड़ा। और दूसरा ये है कि चूँकि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाने का हम फैसला कर चुके हैं, उसे पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया है 26वीं आईनी तरमीम में, तो अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच
जिसमें भी हमें जजेस को भरना है तो अपनी मर्जी के लोगों को हमने ट्रक या छकड़े में लाना है और हमने उसके अंदर भरना है। तो ये इन्होंने वजह और एक्सप्लेनेशन दी है 17 से 34 करने की। आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि वजह क्या है कि वो जो 8 राइटली गाइडेड जस्टिस थे, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, अतर मिनल्ला, आयशा मलिक, रिजवी साहब और भी चंद जिनके मैं नाम भूल रहा हूँ, तो वो उन तमाम को डाइल्यूट करने के लिए। अब यहाँ से आप ये देखिए कि बहुत ज़्यादा जो सोशल मीडिया में लोग अच्छा कमेंट भी करते हैं, लेकिन आप देखिए वो आपको रियलिस्टिक असेसमेंट जो है वो नहीं देते। आपको कई महीने पहले नजम सेठी ने एक रियलिस्टिक असेसमेंट दी थी अंदर की कि ये प्लानिंग जो है वो हो रही है कि जजेस से जान कैसे छुड़ाई जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस से, सुप्रीम कोर्ट के जजेस से मसलसल इसकी बात करते रहे। उनको एक अंदर की असेसमेंट थी कि ये इस तरह की एक प्लानिंग जो है वो कर रहे हैं। अब एक और इन्होंने अमेंडमेंट क्या की है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी इन्होंने की है। और उसके नतीजे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसकी इस वक्त जो अपर लिमिट थी जजेस की वो 7 थी, उसको बढ़ा के इन्होंने 12 कर दिया। इससे पहले इनका ख्याल ये था कि हम ट्रांसफ़र पोस्टिंग का ये पहले ही एक इन्होंने बनाया था कि आप जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरे में गालबन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है इस पर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था। 26वीं तरमीम में इनका प्लान था, लेकिन बाद में उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो गया और वो चीज़ रुक गई थी। अब उसका उन्होंने हल ये निकाला है कि आप उसकी तादाद बढ़ा के 12 कर दें, ताकि जो जस्टिस वहाँ पे हैं, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को छोड़ के बाकी आप 5 जजेस और ले आएँ, तो बाकी 6 जो इनके खिलाफ थे, जिसमें आपको पता है कि बाबर सत्तार साहब थे, जिसमें और मोहम्मद, जिसमें मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब और बहुत से जज साहिबान, तारिक महमूद जहांगीरी, उन सब की पावर को डाइल्यूट करने के लिए इन्होंने ये इकदाम भी किया। अच्छा, उसके अलावा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसकी तफसीलात नहीं आई कि उसमें मजीद इन्होंने क्या अमेंडमेंट किए, लेकिन उसके अंदर भी इन्होंने एक मजीद अमेंडमेंट जो है वो कर दिए। मुझे एहसास है कि आपके जहनों में सवाल ये है कि इतनी जल्दी जल्दी में इन्होंने ये क्यों किया, और ये जो कुछ इन्होंने किया है इसका इम्पैक्ट क्या है, और ये कि अपने आप को क्या ये चीज़ सस्टेन कर सकेगी, क्या ये चीज़ चलेगी, या कितनी देर चलेगी। इस बुनियादी सवाल की तरफ, और बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसकी तरफ आने से पहले मैं थोड़ी सी मजीद एक्सप्लेनेशन दे दूँ। 8A 8B 8C क्या है जिसमें इन्होंने अमेंडमेंट की है आर्मी के हवाले से, आर्मी एक्ट के अंदर। 8A में आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट की था कि आर्मी चीफ की जब अपॉइंटमेंट होगी तो कितने बरस के लिए होगी। उसे वहाँ पे 3 बरस था, उसको इन्होंने अब बदल के 8A को अपॉइंटमेंट के लिए अपॉइंटमेंट को 3 के बजाय इन्होंने 5 बरस कर दिया। ये है आर्मी एक्ट, आर्मी अमेंडेड एक्ट 8A की नई फॉर्म। अच्छा, आर्मी अमेंडेड एक्ट 2024 में जो 8B है उसमें जो एक्सटेंशन थी वो मजीद हो सकती थी बाय 3 ईयर्स, उसको भी बढ़ा के इन्होंने 5 बरस कर दिया है। यानी कि अब आर्मी चीफ जो है उनकी जब एक्सटेंशन होगी तो यानी आर्मी चीफ की पहले मुद्दत मुलाजमत भी 5 बरस हो गई है, अब उसकी एक्सटेंशन भी जो है वो 5 बरस होगी। जिस तरह से चीन के अंदर शी जिनपिंग जो है वो 5-5 बरस के लिए होते हैं, इसी तरह से इन्होंने वो सूरत हाल कर दी, यानी बादशाहत के अंदर उसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की तरह का इन्होंने उसका सिस्टम जो है बना दिया। इसके बाद एक अगली चीफ भी हो सकती है, वही हो सकती है एक तरह से आप ये कहें कि अब आर्मी चीफ जो है वो तहद जितनी उम्र उसकी होगी, जितनी उतनी उसकी नेचुरल लाइफ होगी, जिस तरह एक बादशाह की होती थी, उतनी देर तक जो है वो जिंदा रहेगा। बल्कि अगला हो, ये भी हो सकता है कोई ऐसी दवाई इन्वेंट करने की कोशिश करें नस से, जिसके ज़रिए आर्मी चीफ मरे ही ना, वो इंसान रहे ही ना, और वो सारी तहद क़यामत आर्मी चीफ जो है वो जिंदा रहे। इस तरह की इन्होंने सूरत हाल जो है यहाँ पे पैदा कर दी। लेकिन 8C, और ये जो मैं कह रहा हूँ आपको लग रहा होगा जोक कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल, लेकिन अगर इसको 8C के साथ देखें तो 8C क्या कहता है। 8C में पहले लिखा था कि उसकी मैक्सिमम जो आर्मी चीफ की जो रिटायरमेंट एज होगी वो 64 होगी। वहाँ पहले भी फ़र्क था, आर्मी चीफ को 64 बरस थे, एक नॉर्मल आर्मी का जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल पहले रिटायर हो जाता था। मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि जब आप एक दफ़ा लेफ्टिनेंट जनरल बनते थे तो 3 बरस लेफ्टिनेंट जनरल ख़त्म करने के बाद अगर आपकी आगे प्रमोशन नहीं होती, यहाँ पर आर्मी चीफ नहीं बनते, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ नहीं बनते, SPD के हेड वगैरह नहीं बनते, तो वहीं पर आपकी टर्मिनेशन हो जाती थी, खा आपकी उम्र उस वक्त 58 ही हो या 59 हो या 57 हो या वॉट, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, हो सकता है गलत हो। लेकिन वो जो फ़र्क था आर्मी के जनरल में और आर्मी चीफ में, उसको मजीद इस तरह से बदल दिया गया कि एक दफ़ा अब यह है कि आर्मी चीफ की रिटायरमेंट एज होगी नहीं, यानी 8C की नई इंटरप्रिटेशन। ये आप इसको देखें, आप हैरान परेशान रह जाएंगे। इसके ऊपर मजीद अभी ज़ाहिर है कॉमेंट वकला वगैरह का जो है वो आना है। तो ये आर्मी के हवाले से 3 बुनियादी चेंजेस इन्होंने किए। अब किसने इसके लिए वोट डाला, अभी ये सिचुएशन क्लियर नहीं है। अब तक की जो मेरे सामने सिचुएशन है उसमें मैंने ये ज़रूर देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत वावेला मचाया, शोर मचाया उन्होंने, और जमात इस्लामी ने भी कुछ शोर मचाया। लेकिन जमात इस्लामी भी सेनेटर मुश्ताकी का मैं ज़्यादा जिक्र देख रहा हूँ। मैंने 2 चीज़ें नहीं देखी। एक तो मुझे क्लियर नहीं है कि मौलाना फजल रहमान ने इसके लिए वोट डाला या नहीं डाला, लेकिन दूसरा है कि जो कंडेम करने वाले हैं उसमें कहीं मैंने मौलाना फजल रहमान का नाम नहीं देखा। तो मुझे अभी तक लग ये रहा है, मेरी असम्पशन ये है कि मौलाना फजल रहमान ने भी इसके लिए वोट डाला, क्योंकि मैं 100% इस पर क्लियर हूँ, इस स्टेज पर नहीं हूँ। 2 बड़े बुनियादी फंडामेंटल क्वेश्चन हमारे सामने हैं। इतनी जल्दी जल्दी इनको फसूड़ी क्या पड़ी हुई है, इन्होंने क्यों किया ये इतनी जल्दी जल्दी, इतने अजीबोगरीब तरीके से ये एटमी धमाका पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर? उसका जवाब बड़ा क्लियर होना चाहिए आपको। आज 4 नवंबर है और कल 5 नवंबर को अमेरिका में इलेक्शन हो रहे हैं।
इनको हालांकि अमेरिका के इलेक्शन के स्केल्स अभी अगर अमेरिका के अंदर के आप सर्वेस देखें तो इतनी पोलराइजेशन है और जो स्विंग स्टेट्स हैं वो इतनी अनसर्टन है, जो 5 स्विंग स्टेट्स हैं, कि आप ये हतमी तौर पे कह नहीं सकते कि कामला हैरिस जीतेंगी, ये इलेक्शन डेमोक्रेटिक पार्टी जीतेगी, या ये इलेक्शन रिपब्लिकन जीतेंगे और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाएंगे 6 या 7 नवंबर को। क्या सिचुएशन क्लियर होगी। लेकिन पाकिस्तान में जर्नैलों को बड़ा सख्त धड़का लगा हुआ है कि अमेरिका का जो सियासी ढांचा है वो पता नहीं किस करवट बैठेगा, ये ऊँट किस करवट बैठेगा। और अगर उनको लगता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे फिर बहुत बड़ी मुसीबत है, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने अगर 1-2 जुमले ही कह दिए कि पाकिस्तान की सिचुएशन पे मुझे तशवीश है, पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में हम कंसर्न है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की लैंग्वेज बदल जाएगी, सेंटकॉम की लैंग्वेज बदल जाएगी, CIA की लैंग्वेज बदल जाएगी, बिकॉज अल्टीमेटली ये एक डेमोक्रेटिक माशरा है, सिस्टम है, और इसके अंदर ये एक अकाउंटेबिलिटी उनकी प्रेसिडेंशियल टीम ही को होती है। प्रेसिडेंशियल टीम से बहुत ज़्यादा दूर ना सेंटकॉम, ना पेंटागॉम, ना CIA, कोई भी, क्योंकि CIA का जब नया डायरेक्टर आएगा, ये पाकिस्तान वाली सूरत हाल थोड़ा है कि जो डायरेक्टर CIA है वो CIA के इन कंट्रोल नहीं है और CIA जो है वो उसके खिलाफ कोई काम कर सकती, तो डायरेक्टर तो CIA का प्रेसिडेंट का अपॉइंटी होगा। क्योंकि सिचुएशन क्लियर नहीं है, उसके बावजूद पाकिस्तान में जो GHQ में बैठे हुए जर्नैल हैं उनको एक धड़का मसलसल लगा हुआ था, जिसका मैं मसलसल वीलॉग्स में जिक्र भी करता रहा कि इनको इसकी बहुत फिक्र है, परेशानी है। चंद दिन पहले आपने देखा कि उन्होंने बहुत ही महंगा, एक एक्सपेंसिव, पाकिस्तान की तारीख का सबसे महंगा लॉबिस्ट उन्होंने $1.2 मिलियन का हायर किया, खास करके रिपब्लिकन पार्टी पे फोकस करने के लिए। तो धड़का इनको लगा हुआ था। धड़का इनको क्या लगा हुआ? धड़का इनको लगा हुआ कि अगर ट्रंप आता है या अगर ट्रंप नहीं भी आता और अमेरिकी इंतजामिया सारी की सारी बदल जाती है, एक नया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आता है, एक नया CIA का डायरेक्टर आता है, एक नया NSA आता है, एक नया सेक्रेटरी, हर चीज़ का बदल जाता है, सेक्रेटरी ट्रेजरी आता है, तो हमारी तरफ कहीं कोई रवैये में फ़र्क ना हो, कहीं ये सवाल ना उठ जाए कि भी पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, उसकी पेशबंदी करने के लिए एक कानूनी डैम इन्होंने खड़ा कर लिया। और मैंने आपको कई दफ़ा वीलॉग्स में ये भी कहा कि ये जो बार बार हम खबर सुनते हैं कि इमरान खान के साथ नेगोशिएशन करने की कोशिश है, पुरसरार लोग उसके साथ आते हैं, अल्लाह के पुरसरार बंदे, और जब इमरान खान को कैद तन्हाई में बंद किया 25 दिन के लिए, तो उससे पहले भी आप सुन चुके होंगे कि उनसे मुलाकात 2 लोगों ने की 2 अक्टूबर को, और उसके बाद अचानक उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ तोड़ दिया गया। तो उसकी वजह क्या थी? मैंने आपको ये कहा कि इमरान खान के साथ एक ही प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट है जनरल आसिम मुनीर साहब की, वो ये है कि आप मुझसे कमिट करें कि अगर मैं चीज़ों को फैसिलिटेट करूं, चीज़ों को बदलने लग जाऊं, तो एक तो ये कि आप प्रोटेस्ट नहीं करेंगे 2 फरवरी 2024 के इलेक्शन में, और अगर आपको मैं फैसिलिटेट करूं, एक नया मैं ढांचा खड़ा करूं, तो फिर आप मुझे नवंबर 2025 में एक्सटेंशन देंगे। अब जनरल आसिम मुनीर के शूज़ में चले जाएं, उनके लेंस से देखें, तो इससे बेहतर कोई चीज़ हो नहीं सकती कि एक पॉपुलरली इलेक्टेड लीडर, एक पॉपुलरली इलेक्टेड पार्टी जो है वो उन्हें एक्सटेंशन दे दे और सारी चीज़ें हंकी डोरी हो जाएं। अगर इमरान खान उनको ये एक्सटेंशन दे दें, इसका मतलब है कि जनरल आसिम मुनीर को, उसके साथ जनरल बाजवा को, जितने और जनरल साहिबान हैं, उन सबको इमरान खान एक लेजिटिमेट कवर देंगे। मैंने कहा कि ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे कि इमरान खान जो है वो एग्री नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो ऐसा एग्री करते हैं तो उनकी तमाम सियासत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो अब इन्होंने अपने आप को सारी चीज़ें खुद से दे दी हैं, ताकि अगले चंद दिनों में अगर अमेरिका के अंदर कोई तब्दीली आती है तो इन्होंने अपने आप को उस तब्दीली से निपटने के लिए प्री पोजीशन कर लिया है। दूसरी इनकी थिंकिंग क्या है? दूसरी इनकी थिंकिंग ये है कि जब हमने अपने आप को अगले 5-6 बरस के लिए सिक्योर कर लिया है, और इमरान खान तो 5 अक्टूबर 2024 को उनकी उम्र 72 बरस की हो चुकी है, इमरान खान इनका कैदी है, इनके कंट्रोल में है, ये सोचते हैं कि इमरान खान कमज़ोर हो जाएगा, हो सकता है इमरान खान की वफ़ात हो जाए, हम नहीं हुई तो हम ख़त्म कर देंगे किसी तरह से, तो इमरान खान से हमारी जान जो है वो छुट जाएगी, हमें अगर मज़ीद एक्सटेंशन मिलेगी। बिकॉज इनको मेन धड़का ये है कि अगर अमेरिका में तब्दीली आती है, इमरान खान को रिलीफ मिलती है, इमरान खान हमसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा, उसकी सियासत के नतीजे में पाकिस्तान में एक सियासी तब्दीली आती है, तो हमारी अकाउंटेबिलिटी होती है। ये बेसिकली सर्वाइवल की जंग बन चुकी है। जिस तरह से एक ज़माने में अब्दुल वली खान ने लेट 70s में, जब भुट्टो की फांसी से पहले, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से पहले, उनका एक मशहूर तारीखी जुमला है कि मुझे 1 कब्र और 2 लाशें, उन्होंने कहा कि दो लाशें और 1 कब्र का मसला है कि या जुल्फ़िकार अली भुट्टो जाएंगे उस कब्र के अंदर, या इसे कहते हैं उसमें जनरल ज़ियाउल हक जाएंगे, तो मुझे 2 लाशें और 1 कब्र नज़र आ रहा है। ये उनका मशहूर स्टेटमेंट है, थोड़े से वर्ड्स आगे पीछे मेरे हो गए होंगे। यहाँ पर भी इन पूरे के पूरे सिस्टम की, शरीफ, जरदारी, आसिम रजीम और इनसे नथी, जितना मीडिया है, जितनी ब्यूरोक्रेसी है, जितनी पुलिस है, जितना ढांचा है, जितना सारा एक अशराफिया का तबका है, उन सब की इस वक्त थिंकिंग और सोच ये है, जिसके नतीजे में ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की गई हैं, एक रास्ता इसका रोकने के लिए, तब्दीली का। बड़ा कुदरती नेचुरल क्वेश्चन आपके जहन में ये है कि जब इन्होंने इतनी ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर ली है, पूरा कानून इन्होंने बदल दिया है, तो इन्होंने अपने आप को सिक्योर कर लिया है, और कितनी देर तक इनका ये नया निज़ाम, जिसको ये बढ़ाते चले जा रहे हैं, 3 साल तो हो ही चले, तकरीबन अप्रैल अगर 2022 से आप शुरू करें तो अप्रैल 2025 में 3 बरस हो जाएंगे इस पूरे ढांचे को, तो ये इसको कितनी देर और चला सकेंगे।
अब इसका जवाब जो है ना इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये अपने आप को टेम्पररी रिलीफ देते चले जा रहे हैं और इनकी थिंकिंग इसी किस्म की है कि ईंट पे ईंट लगाते चले जाते हैं, मजीद वक्त लेते हैं, हफ्तों महीनों की इनकी थिंकिंग है, इससे ज़्यादा की इनकी थिंकिंग नहीं है। तो इन्होंने मजीद अपने आप को एक टेम्पररी रिलीफ दे दी है, इन्होंने एक ढांचा खड़ा कर लिया है और इन्होंने अपनी पोजीशन को बहुत ज़्यादा मुस्तहकम कर लिया है। ये ऐसे ही है कि अगर कहीं सुनामी आ रही हो, समुद्री तूफान आ रहा हो, तो आपको पता चल जाए कि समुद्री तूफान आ रहा है, तो उसके आने से कोई 48 घंटे पहले या उसके 72 घंटे पहले जो है आप एक साहिल समंदर के ऊपर एक दीवार खड़ी कर दें, तो आप खुद सोचें कि वो कितनी इफेक्टिव होगी। बहरहाल मैं बताता हूँ कि इसमें डिफेक्ट क्या है। देखिए, 5 साल की मुद्दत मुलाजमत आर्मी चीफ की और उसकी एक्सटेंशन 5 साल करने का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो नवंबर 2025 के बजाय अब नवंबर 2030 तक वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ रहेंगे। मुझे, हालांकि मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने एक अपने हिसाब से बड़ी स्मार्ट मूव की है, मुझे ये होते नज़र नहीं आ रहा। अब मैं देखूंगा कि बाकी जो व्लॉगर्स हैं, मीडिया कमेंटेटर्स हैं, ट्विटर पे लोग हैं, वकला हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, वो इसके बारे में क्या एनालिसिस करते हैं, उनकी क्या एक हकीकत या रियलिस्टिक उनका अप्रेजल क्या है इस पूरी सूरत हाल का। और फिर ये भी देखना है कि इस पूरी तब्दीली के बाद पाकिस्तान की जो एक आवाम है जो बहुत सहमी हुई है और बहुत थकी हुई है और कमज़ोर है बहुत ज़्यादा, ख़ास करके पंजाब के अंदर, उसका क्या रिएक्शन और रद्द-ए-अमल हमारे सामने आता है। जब हम आवाम की बात करते हैं तो उसमें खाली आवाम का मतलब ये नहीं है कि मेहनत कश और वर्कर, उसमें मतलब है कि आप पाकिस्तान के वकला के हालात देख लें, बार एसोसिएशंस के हालात देख लें, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी के हालात देख लें, पाकिस्तान के अखबारों के मालिकान के हालात देख लें, उनके एडिटर्स, सब एडिटर्स के हालात देख लें, उनके टेलीविज़न चैनल के एंकर्स के आप हालात देख लें, वहाँ पर जो डायरेक्टर न्यूज़ हैं उनके हालात देख लें। तो जब इन सारे लोगों के हालात देखते हैं तो इन्हें कोई ये हर नया हादसा, हर नई चीज़ इनके साथ खेली जा सकती है, ये उसको थोड़ी देर के लिए प्रोटेस्ट करते हैं। मैं भी देख रहा था, जब मैं डॉन में इसकी सारी तस्वीरात देख रहा था तो वहाँ पर ये था कि वकला ने फलां वकला से बात की, इससे भी बात की, उससे भी बात की, उससे भी बात की, तो वो सारे बड़े हैरान हैं, परेशान हैं, बड़ा कंडेम कर रहे हैं। यही सारे वकला में से एक भी ऐसा नहीं था जिसमें इतनी एक मैं कहता हूँ कि उसकी फोरसाइट होती कि जब कासिम सूरी वाली इलेक्शन की सेटल हो गई थी और कासिम सूरी की जो करारदाद थी, जो कासिम सूरी ने जो किया था एज डिप्टी स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली, जब वो जो चीज़ थी उसको ये सपोर्ट कर सकते। ये सारे के सारों को ख्याल ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 69 जो क्रॉस करके पार्लियामेंट के इंटरनल डायनामिक्स में जो मुदाखलत की है वो बिल्कुल एज़ पर द लॉ एंड प्रोसीजर है, और वो था भी, जिस तरह से कानून लिखा जाता है वो लॉ एंड प्रोसीजर ही होता है। लेकिन पॉलिटिक्स का एक छोटा सा सबसेट है कानून एक, मैं यही चीज़ अभी देख के आया हूँ जो अमेरिकन सिविल वॉर पे मैंने पूरे 1.5 दिन गुजारा है, सबसे इंपॉर्टेंट अमेरिकन सिविल वॉर की मैं बैटल के साथ साथ पूरी वो जो उन्होंने बनाया हुआ है उसके साथ मैं सड़क पे चल के आया हूँ, पूरी यादगारें पढ़ता हुआ आया हूँ। तो मैं आपको एक बार फिर, मुझे जो चीज़ रीइंफोर्स हुई है कि कानून, लॉ जो है और अदालत जो होती है, दैट इज़ अ क्रिएशन ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ अ कंट्री। जब आपकी पॉलिटिक्स ठीक नहीं होगी, आपका सियासी जहन जो है वो उसमें शऊर नहीं है, उसमें पुख्तगी नहीं है, तो आपकी कोई अदालत, ये ऐसी छोटे मोटे ऐसी कहानी है, इसकी कोई इसमें ज़्यादा अहमियत नहीं हो सकती अदालत की, वकीलों की। बहरहाल आई जस्ट रीइंफोर्स दैट पॉइंट। अभी तक मैंने वो रिएक्शन कोई देखा नहीं है। लेट मी मूव टू अनदर पॉइंट। बहुत सी इस सिचुएशन के जो एस्पेक्ट्स हैं उन्हें मैं अगले एक व्लॉग में कवर करूंगा। इस वक्त सिर्फ 2 चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ। पहली तो बात यह है कि शरीफ जरदारी आसिम माफिया टोला जो है, ये जिस तरह से इकदाम कर रहा है, ये बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है कि इनके पास कोई 1 साल या 12 महीने का भी विजन नहीं है आगे क्या करना है। इनके पास सारी प्लानिंग चंद हफ्तों, चंद महीनों की होती है। जैसे जैसे इनके सामने चैलेंजेस आते हैं, ये नए उसके नित नए किस्म के सलूशन और हल निकालने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही खौफनाक किस्म की सूरत हाल है, बहुत ही अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल है। और मुझे एक अपना किस्सा ज़बानी याद आ रहा है जो मैं आपसे शेयर करता हूँ और आप समझ सकेंगे उस एग्जाम्पल से। बहुत बरस पहले मैं बरतानिया में जब रहता था तो मैंने एक नावल लिखने की कोशिश की और नावल मैंने खासा लिख लिया, कोई मतलब 100-150 सफ़े मैंने उस नावल के लिख लिए और आप समझे 40-50 हज़ार वर्ड मैंने उस नावल के लिख लिए। लेकिन वो जो कहानी थी, मुझे, चूँकि मेरे पास कोई बिगर प्लॉट नहीं था, मेरे पास कोई प्रॉपर सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं थी, मेरे पास विजन नहीं था, मेरे पास अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। मैं दरमियान में रिसर्च करता था, उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट कर रहा था, उसके मुख्तलिफ कैरेक्टर्स की, जिसका मेन कैरेक्टर मैंने अपने आप को बनाया हुआ था, जिसका नाम बुद्धू रखा हुआ था मैंने, वो पाकिस्तान के साथ आइडेंटिफाई करता था। लेकिन वो नावल मैंने देखा कि उसकी, चूँकि मैं री इन्वेंट करता था हर चैप्टर को, हर कहानी को, तो नावल का कोई प्लॉट नहीं था। उसके बाद मैंने उसको अबंडन कर दिया। अब इनका मसला ये है कि इनके भी नावल का प्लॉट कोई नहीं है, इनका जो पॉलिटिकल नावल चल रहा है, लेकिन और ये फ्रैक्चर्ड है इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। लेकिन चूंकि इनके पास सर्वाइवल की इनकी जंग है, ये बिल्कुल एक, जिस तरह नार्कोस की अगर आप देखें नेटफ्लिक्स के ऊपर डॉक्यूमेंट्री, तो पाकिस्तान में जो कहानी चल रही है नार्कोस की कहानी है।
तो इनके पास चूँकि सर्वाइवल की जंग है इस पूरे के पूरे अशराफिया की, इसलिए ज़ाहिर है कि ये इसे अबैंडन नहीं कर सकते और इसको लेकर मसलसल चल रहे हैं। अब एक बड़ी मुझे तकलीफ़ दे बात को एडमिट करना है, जो जब हम पॉजिटिव एक बात करना चाहते हैं और इसको बड़ा एक गुनाह समझा जाता है इस किस्म की बात करना, लेकिन एक पॉलिटिकल एनालिस्ट की ये ज़िम्मेदारी है कि वो कम से कम ऑन रिकॉर्ड ये बात अभी से कह दे कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान के ऊपर अब ये जितना प्रेशर डाल रहे हैं इस रियासत के ढांचे पे, और ये रियासत कभी भी कोई बहुत मजबूत नहीं थी, पहले ही खासी कमज़ोर रियासत थी। इस रियासत का मुस्तकबिल तारीख से तारीख नज़र आ रहा है। इस रियासत के मुस्तकबिल के बारे में अब बहुत सीरियस किस्म के क्वेश्चंस हैं कि इसका फ्यूचर आखिर है क्या, और ये किस किस्म की रियासत के किस किस्म का ढांचा जो है इसका आगे चलेगा। ये बड़ा एक है तो बड़ा ट्रेजिक, अल्लाह करे कि मेरे मुंह में खाक को मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ बिल्कुल गलत साबित हो और कोई बहुत बड़ा ऐसा ज़हनी इनकलाब आ जाए जिसके नतीजे में ये रियासत पनप सके और दोबारा इसको एक सेंस ऑफ डायरेक्शन मिल जाए। लेकिन अभी तक तो सूरत हाल खासी मखदूश किस्म की नज़र आ रही है। अभी इतना ही, फिर चंद घंटों में आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।